एंड आज की वीडियो में आप लोग के संग कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली जो कि सभी चीज़ें टेक महिंद्रा से रिलेटेड हैं। जैसे कि चैटबॉट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है कि नहीं, अगर अनाउंस हुआ है तो हमें सीवी में क्या क्या भेजना है, सीवी में क्या चीज़ ऐड करें, क्या चीज़ ना ऐड करें, ये सुपर कोडर क्या है, इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे या फिर टाइम कितनी होगी, तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मे बी हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो मैं भी भूल भी जाऊँगी, फिलहाल मैं दिखा दूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट था, बहुत लोग ने वो क्वेश्चंस किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो चैटबॉट का एग्ज़ाम हुआ था कल ही हुआ था, बहुत लोग ने कल भी दिया था, बहुत लोग परसों दिए थे। इधर 3 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 दिन में आप कभी भी अपना चैटबॉट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो जो बच्चे बहुत पहले दिए थे यानी कि 2 डेज़ पहले दिए थे तो उनका तो रिजल्ट आ गया, या फिर जो बच्चे परसों दिए थे उनका रिजल्ट आ गया, लेकिन जो बच्चे कल दिए थे उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। मे बी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परसों दिया था उनका भी रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत लोगों का रिजल्ट आ चुका है। तो जिनका भी रिजल्ट अभी नहीं आया है और वो अपना एग्ज़ाम कल ही दिए हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग वेट कीजिए, आप लोग का भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल जितने भी लोगों का यहाँ रिजल्ट आया है उन लोग को यहाँ पर बोला गया है सीवी रिक्वायर्ड, सीवी मांगा गया है। और यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड की थी जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको अपना सीवी जो है वो कैसे सेंड करना, मेल कैसे भेजना है, मेल में आप क्या क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग उसे चेकआउट कर लेना, वहाँ पर मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिलहाल यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपको सीवी में क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। और एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पर सिर्फ सीवी सेंड करना है कि बाकी डॉक्यूमेंट भी सेंड करना है, जैसे कि यहाँ पर है बाकी डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि हमें बाकी डॉक्यूमेंट भी सेंड करने, तो नहीं, आपको यहाँ बाकी डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर सेंड करना है तो अपना सीवी ही सेंड करना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप क्लियर रखना, बाकी डॉक्यूमेंट नहीं सेंड। यहाँ पर आपको ये इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग मैच कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका बैकलॉग है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, भले ही आप अपना भी इंटरव्यू दे दोगे, इंटरव्यू देने के बाद जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी कोई भी वैकेंसी आती है मैं वहाँ एक्सप्लेन भी करती हूँ और मैं ये चीज़ आपको बताती भी हूँ कि आप यहाँ पर देख लो, अगर आप एलिजिबल हो तभी आप फॉर्म फिल करना। फॉर्म फिल करोगे आप पूरा टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ भी कमी रहती है तो आपको निकाल दिया जाता है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत कॉग्निजेंट हो गया, कैपजेमिनी हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, टीसीएस हो, हर कंपनी का सेम रूल है, किसी में कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपका बैकलॉग है तो आपको निकाल दिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। माइंट्री जो है वो अलाउ करती है कि अगर आपका 1 बैकलॉग है तो ठीक है, लेकिन वो भी उन्हीं बच्चों को जो भी पास आउट होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, उनको अलाउ करती है, अदरवाइज़ कोई और कंपनी नहीं अलाउ करती है बैकलॉग। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, आपको बैकलॉग नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था कि मैम मेरा 1 ईयर का गैप है तो क्या मैं अलाउ हूँ? हाँ, यहाँ पर अगर आपको 1 ईयर का गैप है तो आप अलाउ तो हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 1 ईयर का गैप है कब, ठीक है। ये कंडीशन है, मीन्स कि अगर 12th के बाद से अगर आपका 12th और ग्रेजुएशन के बीच में अगर आपको 1 ईयर का गैप है तब तो अच्छी बात है, आप अलाउ हो। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर में आपने 1 ईयर का गैप ले लिया, देन आपने सेकेंड ईयर स्टार्ट किया, 1 ईयर के गैप लेने के बाद स्टार्ट किया, तो वो गैप आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझे ये कमेंट किया था, टेलीग्राम पे पूछा था कि क्या मैं अलाउ हूँ कि नहीं हूँ, तो ये चीज़ क्लियर रखना, आप यहाँ पे अलाउ नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना प्लीज़। मैं हमेशा कही हूँ कि आप लोग देख के ही किया कीजिए, आप अपना टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिलहाल चलिए हम बात कर लेते हैं आपको सीवी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो चीज़ आप देख लो, ठीक है। सीवी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, पहले तो आपका अपना स्कूलिंग के जो भी हैं, स्कूलिंग और कॉलेज की चीज़ें हैं वो तो नॉर्मल वो आप फिल करोगे, वो सारी चीज़ें अपने रिज्यूम में मेंशन करोगे आप। लेकिन एक चीज़ और है, आप वहाँ पर जैसे कि मान लिया हमारी कॉलेज लाइफ में, कॉलेज में स्कूलिंग में बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हमने पाई है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत सारी ट्रेनिंग की है हमने। और ट्रेनिंग होता है कॉलेज में 2 डेज़ का ट्रेनिंग होता है, 3 डेज़ का ट्रेनिंग होता है, और हमें सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और हम क्या करते हैं उसे अपने रिज्यूम में मेंशन कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है?
अगर आपने मेंशन किया तो आप खुद भी जानते हो 3 डेज़ और 2 डेज़ की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा, कुछ सिखाया नहीं जाता। उसमें तो आधा से ज़्यादा मस्ती में ही निकल जाती है टाइम बहुत ही। और उनफे सिखाने वाले भी होते कितने हैं, सिर्फ 2 होते हैं, 2 लोग होते हैं सिखाने वाले। बच्चे होते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, सिखाने वाले 2-3 टीचर हैं और कुछ हमारे कॉलेज के टीचर होते हैं जो शांत करवाने में लगे रहते हैं कि आप लोग शांति से बैठो, प्लीज़ मस्ती मत करो, ठीक है। तो आपको क्या सर्टिफिकेट से मतलब है, सर्टिफिकेट आपको मिल गया। अब आप ये सोच रहे हैं मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, रिज्यूम में मेंशन कर लूँ, तो ऐसी गलती मत करना। अगर आपने मेंशन कर दिया अपने रिज्यूम में तो आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। तो आप अपने रिज्यूम में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन करेंगे जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लेंदी आप अपना रिज्यूम बनाएं और अट्रैक्टिव दिखे, वाओ क्या अच्छा रिज्यूम है, कितनी अच्छी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ को नॉलेज है, ये यहाँ पर नहीं दिखाना। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, आपने अपने रिज्यूम में जो भी चीज़ें मेंशन कर दी ना, आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाएगा। अगर आपने मेंशन किया है, होता है कॉलेज में 2 डेज़ की CCNA की ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, 3rd ईयर में रहते हैं बच्चे तो उनका ये ट्रेनिंग होता है। तो अगर आपने मेंशन कर दिया कि आपने CCNA की ट्रेनिंग की है तो फिर वो वहाँ से CCNA से क्वेश्चंस उठा देंगे बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, आप उन्हीं चीज़ों को मेंशन करना जिसकी नॉलेज आपको हो। भले ही आपके पास सर्टिफिकेट है और अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप उसे मेंशन मत करना, ठीक है। एक छोटी सी एडवाइस मेरी होगी आपके लिए, अगर आप जावा जानते हो तो उस केस में आप जावा में उप्स ज़रूर मेंशन करना। उप्स कॉमन होता है, आप चाहे किसी भी लैंग्वेज को जानते हो बट उप्स कॉमन है, आपको उप्स आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जावा चूज़ कर रहे हो तो उस केस में आप वहाँ पे ये डालना कि आपको बेसिक जावा आती है और उप्स आती है, जिससे क्या होगा कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उप्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो को देख लेना। उससे प्रॉफिट ये होगा आपको कि आपकी उप्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। वो आई थिंक सो 30-40 मिनट की वीडियो होगी, वहाँ पर मैंने पूरे उप्स और उप्स के जितने पिलर्स हैं और कुछ कोर्स भी मैंने वहाँ करके दिखाया है, जिससे कि आपकी इंटरव्यू में जो उप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर सको। चाहे आप पाइथन कर रहे हो, पाइथन चूज़ करिए, सी कर रहे हो, C++ कुछ भी करो, उप्स से क्वेश्चन तो होने ही होने, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बहुत बच्चे ये भी कहेंगे कि मैम मुझे तो, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, लेकिन बहुत बच्चे ये कहेंगे कि मैम मुझे तो कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर मैं उसमें क्या मेंशन करूं, ठीक है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है तो आपने अपनी ट्रेनिंग में जो भी किया, जिसकी नॉलेज है आपको, आपने इंटर्नशिप किया तो उसे फिल कर देना। इंटर्नशिप के बारे में भी अगर फिल करते हो, आप रिज्यूम में लिखते हो तो प्लीज़ ध्यान से, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो ही लिखना, अदरवाइज़ आप उसे हटा देना, ठीक है। अगर ओवरऑल की बात किया जाए, ठीक है, ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हटाने को है, बहुत चीज़ें ऐड करने को, लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ ना, तो ओवरऑल 1 लाइन में अगर हम कहें तो आपको जिस चीज़ की नॉलेज है आप उसे अपने रिज्यूम में ऐड करना, जिसकी नॉलेज नहीं है प्लीज़ उसे ऐड मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जब ये रिज्यूम क्यों मंगवाया जा रहा है, इससे मुझे पिछली बार जब ये हुआ था तो मुझसे किसी ने क्वेश्चंस किया था कि मैम रिज्यूम तो मैंने भेज दिया, मैं क्या क्या प्रिपेयर करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने वहाँ पर जो बच्चे इंटरव्यू हो चुका था, जिन बच्चों का भी इंटरव्यू हुआ था, मैंने उन लोग से बात ही की तो उन्होंने बताया कि मैम ये लोग जो रिज्यूम मंगवा रहे हैं, ये लोग उसी रिज्यूम से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये कॉमन है, ये इतना ध्यान रखना कि आप जो रिज्यूम भेज रहे हो, इंटरव्यू टाइम आपसे रिज्यूम नहीं मांगा जाएगा, इंटरव्यू टाइम उनके पास रिज्यूम है ऑलरेडी, वो डायरेक्ट उस रिज्यूम को उठाएंगे और उससे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। इसलिए आप अपने रिज्यूम में उन्हीं को मेंशन कीजिएगा जो चीज़ आता है, और अपने रिज्यूम को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा अगर आप अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब चैटबॉट जिनका नहीं आया रिजल्ट वो लोग वेट कर लेना यार, आप लोग का आ जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन हुआ था ये सुपर कोडर के बारे में। तो चलिए अभी आगे हम बात करेंगे सुपर कोडर के बारे में। बैकलॉग जो कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आपका बैकलॉग है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। और गैप के बारे में बता दिया कि अगर आपका 12th के बाद गैप है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में गैप है तब आप यहाँ पे अलाउ नहीं हो, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो सुपर कोडर का मेल आ रहा है। अब ये मेल क्या है, ये देना कंपल्सरी है कि नहीं, और इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो सुपर कोड के बारे में फरवरी में जो बच्चे जनवरी में ज्वाइन हुए थे, जो बच्चे दिसंबर में टेक महिंद्रा ज्वाइन किए थे, उन बच्चों को ये मेल आया था फरवरी में। ये अभी तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम मिल रहा है, बट उस समय जब फरवरी में जो बच्चे दिसंबर जनवरी में ज्वाइन किए थे
उन बच्चों को ये मेल आया था, ठीक है, सुपर कोडर का, और उन्हें ये एग्ज़ाम देना था। यहाँ पर टाइम लिमिट 2 आवर्स का दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आप सोच सकते हो 2 घंटे का टाइम, क्वेश्चन कितने होंगे ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मैं कोशिश की हूँ फाइंड करने की, बट मुझे नहीं मिला। अगर क्वेश्चन मैं देखती हूँ, अगर मिल गया तो डेफिनेटली मैं आप लोग के संग शेयर करूँगी। फिलहाल अभी तो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो सुपर कोडर के एग्ज़ाम हुए थे इससे पहले, जो कि फरवरी में हुआ था, वो जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं, उन लोग की ट्रेनिंग चल रही है, 3 मंथ ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है। उस ट्रेनिंग में जो बच्चे थे उनके लिए आया था सुपर कोडर का एग्ज़ाम, ठीक है। ये उस टाइम था। लेकिन अब ये क्या किया गया है कि अब जो भी बच्चे हैं जो न्यू ज्वाइन होने वाले, जैसे कि आप लोग हो, तो यहाँ पर अगर आपने अपने जो भी कोडिंग के एग्ज़ाम दिए थे, जो सेकेंड राउंड था कोडिंग का, वहाँ पे जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो जिनकी कोडिंग अच्छी थी उन्हीं बच्चों को ये आया है सिर्फ मेल। और यहाँ पर उन लोग के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। वैसे तो नॉर्मल ये लोग हायरिंग करते हैं 3.25 की जिन बच्चों की हायरिंग होती है उनको 25,000 फिक्स है कि मंथली आपको 25,000 आने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हो 5.5 LPA पे, तो ये कन्फर्म है 60 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। 50 to 60 प्लस आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाले, यानी कि 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर आप 5.5 LPA के लिए सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, क्या ये एग्ज़ाम देना कंपल्सरी है? तो यार ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि ये कंपल्सरी है कि नहीं है। और अगर आप ये क्लियर करते हो तो आपको एक टैग भी मिलेगा कि आप सुपर कोडर हो, सुपर कोड का ही एक टैग कुछ होगा, वो टैग आपको मिलने वाला है। सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि 3.25 से हो जाएगी कितनी, 5.5। एंड यहाँ पर जो है आपका ये प्लान कब किया जाएगा, 19 मई एंड 20 मई, यानी कि कल है, ठीक है। 19 और 20 के बीच में ही ये प्लान किया जाएगा कि आप लोग का कब एग्ज़ाम रखा जाए। तो मे बी बहुत बच्चों का कल भी होगा, बहुत बच्चों के परसों भी होगी। तो मैं देखती हूँ, मुझे अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोग के संग शेयर करूँगी। फिलहाल अभी आप लोग जान लो 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है और 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो जो भी कोडिंग क्वेश्चन है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर मैं ये बताऊँगी, अगर आप कोडिंग कर रहे हो, अगर कोड कर रहे हो, आप नहीं समझ आ रहा है, तो वहाँ पे आप कोशिश करना जो भी आउटपुट दिए गए ना, आप लोग कोडिंग करने का सिंपल तरीका अपनाओ। कोड बैठ के पढ़ो मत कि वहाँ क्या कहा जा रहा है, नहीं। आप उतना पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की जगह आप क्या करो, इनपुट क्या लिया जा रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, वो आउटपुट आ कैसे रहा है, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, ठीक है। आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। एक्सप्लेनेशन से क्या होता है ना कि काफ़ी हद तक 80 to 90% हो जाती है कि आपको समझ आ जाता है कि अच्छा मुझे कोड में करना क्या है, और आप आराम से कोड क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आप देखना इनपुट क्या लिया जा रहा है, आउटपुट क्या आना चाहिए, और उसके बाद से आउटपुट जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन। बस इतनी चीज़ें आप जब भी कोडिंग करो तो इतनी चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। और अपनी थोड़ी बेसिक से आप पढ़ लेना, क्योंकि आप लोग कोडिंग राउंड के लिए देने जा रहे हो, यहाँ पर सैलरी भी इंक्रीमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली कि आपका ये कोड राउंड भी जो है वो थोड़ा सा हार्ड होगा, बट बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिएगा। अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं सेंड कर दूँगी फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें थी जो भी आपके क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। अगर इन केस कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि छूट गए हैं, मुझे बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर सेपरेट कल वीडियो बना दूंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।